गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, थ्योरी क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एसी की वोल्टेज को चेंज करता है। अब चूंकि वोल्टेज को चेंज करता है तो उस तरीके से हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होंगे। एक ट्रांसफार्मर तो वो होगा जिससे एसी की वोल्टेज बढ़ जाती है, और एक ट्रांसफार्मर वो होगा जिससे एसी की वोल्टेज कम हो सकती है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द एसी वोल्टेज और इट चेंजेस द एसी वोल्टेज and a transformer which increases the AC voltage is called as step up transformer। ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि AC की वोल्टेज को बढ़ाएगा। और दूसरा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि AC की वोल्टेज को कम करता है, विच डिक्रीजेज द वोल्टेज ऑफ द AC। अब इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जो ट्रांसफार्मर होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब अगर एक कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके साथ उसके नेबरिंग कॉइल जो है उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें भी ऐसा ही होता है। तो इसकी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, अ नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, ऐसे काफ़ी सारे रहती हैं। और क्या हुआ है, इसके ऊपर दो कॉइल्स बाउंड की हुई हैं। एक तो प्राइमरी कॉइल है जो एक सिरे पर बाउंड की हुई है, और एक इधर है सेकेंडरी कॉइल, इसको हम कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो प्राइमरी कॉइल है जिसे हम P1 P2 करके लिख रहे हैं, इसके अक्रॉस हम एक AC सोर्स दे देते हैं, इनपुट कर देते हैं हम AC। इनपुट AC करने से क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो और इसमें इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। एंड एट द सेम टाइम इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके पास जो दूसरी कॉइल है जिसको हम S1 S2 के साथ लिख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल, और इसके बीच में से भी इंड्यूस EMF जो सेटअप हो जाता है प्रोड्यूस हो जाता है। और इसके अक्रॉस हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा लेंगे, कोई भी चीज़ लगा देंगे, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को भी लगा देंगे तो वो हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतनी जो सिंपल सी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। अब हमने अभी भी आपसे बात की कि दो तरह के हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप है, एक स्टेप डाउन है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी कॉइल होगी उसके फ्यू टर्न्स होंगे, इसके टर्न्स थोड़े सारे होंगे, और इसमें जो तार लगी होगी इट विल बी थिक। और जो इसमें सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें क्या होगा, अ नंबर ऑफ टर्न्स वुड बी देयर, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, काफ़ी सारे टर्न्स होंगे, और इसमें थिन वायर लगी होगी। ये होगी condition if we are having a step up transformer, and if on the other side if we are having step down transformer, अगर हमको step down transformer बनाना है तो a number of turns of the wire would be there in the primary coil, and it would be a thin copper wire. And in case of the secondary coil, a few turns would be there and thick copper wire would be there। ऐसा होगा। ये इन दोनों का डिफरेंस रहता है, एक दूसरे के अपोजिट अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अगर इसकी हम जो वर्किंग की अगर हम बात करें तो वर्किंग क्या है, तो ये काम कैसे करता है, अभी जैसे थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब भी किया है कि व्हेनेवर इसके बीच में से जब करंट फ्लो होती है, करंट जब इसमें से फ्लो होती है, करंट चेंज होती है तो क्या हो जाता है, इसमें से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ the self induction and induced EMF would be produced in this coil, and due to the process of mutual induction an induced EMF will also be set up in the secondary coil which is in the neighboring of it। जो इसके पास हमने रखी हुई है उसके बीच में से induced EMF जो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अक्रॉस हमको करंट फ्लो हमको दिखेगा। नाउ let NP be the number of the turns in the primary coil
NS be the number of turns in the secondary coil, d phi बटे dt be the rate of change of the magnetic flux in the primary or secondary coil. Then according to the process of self induction we have ES is equal to minus n EP is equal to माइनस NP इंटू डी फाइव बटे डी टी, ये आ गया जो हमारी इंड्यूस EMF होगी प्राइमरी कॉइल में। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन वी विल हैव ES दैट इज द इंड्यूस EMF of the secondary coil would be equal to minus NS into d फाइव बटे डी टी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप डिवाइड कीजिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ एंड वी विल हैव ES डिवाइडेड बाई EP इज इक्वल टू माइनस NS डी फाइव बटे डी टी डिवाइडेड बाई माइनस NP डी फाइव डिवाइडेड बाई डी टी। अब ये डी फाइव डी टी कट गया, माइनस और माइनस कट गया, तो ये बचेगा माइनस, ये बचेगा ओनली NS डिवाइडेड बाई NP। इसका मतलब हो गया इस NS बटे NP जो है इसको हम लिखते हैं K एंड इट इज ए कांस्टेंट, और इसको हम ट्रांसफार्मर रेशो भी कहते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर रेशो की अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप कैसे बता सकते हैं? इट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अगर IP हो जाए करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल एंड IS इज द करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल, देन हमारे पास देखते हैं अब क्या बनता है। इफ IP is the current flowing in the primary coil, IS is the current flowing in the secondary coil, then इनपुट पावर किसके बराबर हो जाएगी? इनपुट पावर जो हमारी प्राइमरी कॉइल में है वो हो जाएगी EP इंटू IP हो जाएगी, और इसी प्रकार जो आउटपुट पावर किसके बराबर हो जाएगी? आउटपुट पावर हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल में होनी है एंड इट विल बी इक्वल टू ES इंटू IS। और अगर हमारा ट्रांसफार्मर जो है उसमें कोई भी लॉस ऑफ करंट नहीं है, उसमें लॉस ऑफ करंट कुछ भी नहीं है, तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए, दैट इज EP IP इज इक्वल टू ES IS हो जाएगा। तो ES डिवाइडेड बाय EP किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से ES EP इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा IP डिवाइडेड बाय IS। तो ये हमारे पास K के बराबर होता है, हमने यहाँ से कर दिया था, हमने यहाँ से किया था कि ES डिवाइडेड बाई EP इज इक्वल टू K के बराबर होता है। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर रेशो क्या होती है, इट इज द रेशो ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। इस प्रकार अब एक और छोटी सी बात निकल करके आती है, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर किसके बराबर होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर कितना एफिशिएंट होगा, वो कितना अच्छे से काम करेगा, कितने हमको जो लॉस ऑफ वोल्टेज, लॉस ऑफ करंट उसमें से कितना कम होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, efficiency of a transformer is written by the letter neta and it is equal to the ratio of the output power divided by input power। अब अभी भी हमने किया कि आउटपुट पावर हमारे पास ES IS होती है और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर होती है EP IP के बराबर होती है। और एक आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होगा जिसमें कोई भी लॉस ऑफ करंट नहीं है, और अगर लॉस ऑफ करंट नहीं है तो नीटा जो है तो इट विल बी इक्वल टू 1। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसमें कुछ लॉस ऑफ पावर इज देयर। इससे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें जो नीटा की पावर है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 आती है, 0.9 करके आती है, मतलब 90% ही वो कर पाता है। 10% ऑफ लॉस इज ऑलवेज देयर, वो होगा ही होगा। अब हमारे पास इस्तेमाल क्या होंगे इनके,
ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आपने देखा होगा। अब जैसे हमारे घरों में होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, या एसी होता है, इन सब को चलाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, इंडक्शन फर्नेसेस में जो हाई हमारे पास एसी वोल्टेज चाहिए होती है। नंबर 1 आ गया आपके पास हाउस होल्ड में, आपने घरों में हमारे पास टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि चलाने के काम आता है। नंबर 2 आता है इंडक्शन फर्नेस में, वहाँ पर आपको जो वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 उसके बाद क्या आता है कि ये आपने वो देखे होंगे वेल्डिंग वाले जो वेल्डिंग करते हैं इसको लोहे आदि को, उसके लिए वेल्डिंग में हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। फिर उसके बाद एक जगह और भी काम आता है, ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस जब हमको करना होता है उस समय भी हम जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। और इसमें आपको 3-4 चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, थोड़ी सी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या चीज़ होती है और एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर द यूजेस ऑफ द ट्रांसफार्मर, दैट इन विच फील्ड इट फाइंड्स इट्स यूजेस। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट और कन्फ्यूजन इज देयर इन योर माइंड, you are at liberty to put your comments in the comment box which is open by you, so that I may be able to explain all those confusions in the next lecture. So thanks for attending the class. Stay home, stay safe.